मानसी के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मानसी के घर में उसके मम्मी पापा और भाई थे। उन सबको अपने रुतबे का, अपने पैसों का बहुत घमंड था, लेकिन मानसी उन सबसे बिल्कुल अलग थी। मानसी को अपनी अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो हमेशा सामान्य बनी रहती थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें अभी अभी उसके क्लास में एक नया एडमिशन हुआ था, अंजलि का। अंजलि एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी। बाकी सब लड़कियां बहुत अमीर थी, इसीलिए मानसी जल्दी ही अंजलि की तरफ खिंच गई और उससे दोस्ती कर ली। यार, मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता, तुम इतनी अमीर हो और तुमने मुझ जैसी मध्यम वर्गीय लड़की को अपना दोस्त बनाया है। मैंने बचपन से अपने आसपास बहुत से अमीर दोस्तों को ही देखा है। उनके साथ रहने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती थोड़ी और गहरी हो जाती है। अब अंजलि कभी कभी मानसी के घर भी जाती। उसका आलीशान घर देखकर अंजलि बस देखती ही रह जाती। जब नौकर खाने पीने का सामान रख कर जाते तो वो हैरानी से देखती। एक दिन जब वो लेट हो गई तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा। मानती हूँ माँ, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन देखो तो मानसी ने अपने ड्राइवर के साथ मुझे भेजा है। तुम उसका घर देखोगी तो देखती रह जाओगी, और तुम्हें पता है उसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं है। ये सुनकर अंजलि की माँ अंजलि को अपने पास बिठाकर बोलती है, क्या सचमुच में तेरी दोस्त मानसी इतनी अमीर है? ऐसी वैसी नहीं माँ, बहुत अमीर है। उसका बहुत बड़ा घर है। तुम्हें पता है, जब मैं उनके घर जाती हूँ तो नौकर इतना सारा सामान खाने पीने के लिए लेकर आता है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। और उसकी अलमारी सुंदर सुंदर कपड़ों से भरी हुई है। और तुम्हें पता है माँ, कभी कभी तो वो मुझे अपनी ड्रेस पहनकर देखने के लिए भी बोल देती है, और कभी कहती है कि तुझे पसंद है तो रख ले। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो सुन, तेरी मौसी की लड़की की शादी है अगले महीने। हम इतना खर्चा क्यों करें, तो उसी से ही कोई ड्रेस ले लेना। पर ऐसा अच्छा लगेगा क्या माँ? देख, 3 दिन का फंक्शन है तेरी मौसी के यहाँ पर, और तुझे तो पता है ना उनकी स्थिति हमसे कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर तू अच्छे कपड़े पहनेगी तो सुंदर भी लगेगी। अब इतने कपड़े बहुत महंगे आएंगे, इसीलिए ऐसा कर, तू अपनी सहेली से ही मांग ले। अंजलि को अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगती है। अगले दिन कॉलेज में वो मानसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर प्लीज बुरा मत मानना। इतना झिझक क्यों रही हो, बताना क्या हुआ? अगले महीने मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तू मुझे कुछ कपड़े दे सकती है? मैं वापस कर दूंगी। अरे बस इतनी सी बात, पागल, मैं तो डर ही गई थी। चल आज मेरे साथ घर चल, और अपनी पसंद की जितनी ड्रेस चाहिए ले ले, और वापस भी मत करना। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और वो दोपहर को मानसी के साथ उसके घर जाती है तो कई ड्रेस अपने लिए पसंद कर लेती है। फिर मानसी उसे उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी दे देती है, और यहाँ तक कि उसे सैंडल भी दे देती है। इतने सारे सामान को वो कैसे लेकर आती, इसीलिए वो ड्राइवर से कहकर उसे घर पहुंचा देती है। हे भगवान, ये तो हजारों का सामान है, और उस लड़की ने तुझे ऐसे ही पकड़ा दिया। और नहीं तो क्या माँ, वो तो कह रही थी और भी बहुत कुछ ले जाओ, और तो और वो तुम्हारे लिए साड़ी भी दे रही थी। पागल लड़की, जब दे रही थी तो ले आती। नहीं माँ, मुझे शर्म आ रही थी। देख अंजलि, ये जो स्कूल कॉलेज की दोस्ती है ना, ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलती। अब जब तुझे इतनी अमीर सहेली मिल गई है तो बेवकूफ कुछ फायदा उठा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? जरा देख, जो कपड़े तू लेकर आई है, जो सैंडल तू उससे लेकर आई है ना, और जो ये ज्वेलरी है और ये मेकअप का सामान, क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं ना। और 1-2 साल बाद तेरी शादी भी करनी है। मेरी बात मान, उसके साथ अच्छी दोस्ती रख, अच्छी अच्छी बनकर दिखा, और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज उससे ही लेकर जोड़ ले। अंजलि अपनी माँ की तरफ देख रही थी और फिर उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो माँ, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उससे चाहे कुछ भी मांग लूं। और हाँ सुन, उसे कभी अपने घर बुला, यहाँ की हालत देखेगी तो फिर तुझे कभी कोई चीज मना भी नहीं कर पाएगी। अगले दिन अंजलि जब कॉलेज में जाती है, क्या हुआ, आज देर से क्यों आई? क्योंकि वो इसलिए मैडम जी, क्योंकि आप तो अपनी कार में आती हैं और मुझे बस में धक्के खा कर आना पड़ता है। ओह सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सुन अंजलि, मेरी पार्किंग में एक पुरानी स्कूटी खड़ी है, कभी मेरे छोटे भाई ने शौक में खरीद ली थी, लेकिन अब वो कार चलाता है, तो तुम चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। ना बाबा ना, कपड़ों तक तो बात ठीक है, लेकिन इतनी महंगी स्कूटी। अरे दोस्ती में क्या महंगा क्या सस्ता, वैसे भी वो स्कूटी खड़ी रहती है, तुम्हारे काम आ जाएगी। चल बाबा, तू मेरी बात कोई सुनेगी तो ना, जैसा तुझे ठीक लगे। लेकिन सुन, कल मेरे घर आ जा, माँ तुझसे मिलना चाहती है। छोटा सा घर है, शायद तुझे अच्छा न लगे,
लेकिन अगर एक बार माँ से मिलोगी तो मन को अच्छा लगेगा। ये सुन मानसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो कॉलेज से हाफ डे लेकर अंजलि के घर जाती है। अंजलि का छोटा सा घर देखकर वो हैरान थी, लेकिन जब उसकी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाकर खिलाया तो मानसी बहुत खुश होकर बोली, वाह आंटी, आपके हाथ में तो जादू है। मेरे घर में तो सारा खाना नौकर ही बनाते हैं, और वो भी कभी इटालियन, कभी चाइनीज या कभी किसी और देश का। लेकिन आपके हाथ का ये सब्जी पूरी हलवा याद आ रहा है, मुझे एक बार मेरी दादी ने बनाकर खिलाया था। अब तो मैं हर हफ्ते यहाँ आकर खाना खाया करूंगी। हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम्हारा अपना ही घर है। तभी अंजलि का भाई घर पर आता है। वो पसीने से लथपथ था। माँ, बाहर कितनी गर्मी थी, तो मुझे शाम को काम बताया कर। तू तो जवान बच्चा है, कैसे हाफ रहा है। देख कौन आया है, अंजलि की दोस्त मानसी। तुम्हारा नाम राहुल है ना? सुनो राहुल, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने अंजलि से कहा भी था, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। मेरे पास एक स्कूटी है, तुम मुझसे ले लो, फिर तुम्हें इतना थकना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मानसी बेटा, ऐसा नहीं होता। तुमने अंजलि को भी अपने कपड़े दे दिए और अब स्कूटी। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। आंटी, वो बस खड़ी रहती है, हम उसे यूज नहीं करते। और फिर राहुल क्या मेरा भाई नहीं है? ये कहकर तो तुमने बड़प्पन दिखाया है। अपनी सहेली का भाई भाई ही होता है। मानसी राहुल को अपने साथ घर ले जाती है और उसे स्कूटी दे देती है। स्कूटी जब घर आती है तो अंजलि और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। और उधर जब मानसी की माँ राहुल को स्कूटी ले जाते हुए देखती है तो मानसी से कहती है, ये सब क्या हो रहा है मानसी? मैं देख रही हूँ आजकल तेरा उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। अरे ऐसा मत कहो मेरी सहेली के बारे में, वो लोग अच्छे लोग हैं, करीब हैं बस। दोस्ती अपने साथ वाले लोगों के साथ करनी चाहिए। तुमने उस लड़की को कपड़े बहुत सारे दिए थे, मैंने देखा था। अगर वो तुमसे सच्ची दोस्ती करती तो तुम्हारे कपड़े लेकर कभी नहीं जाती, और अगर जाती भी तो वापस जरूर करती। अभी तुम्हें लोगों की परख नहीं है। मैंने उसे वो सारी चीजें दी है जो मैं अब यूज नहीं करती। अगले महीने अंजलि अपनी मौसी के यहाँ पर जाती है। सब उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहां से आने के बाद 2-3 दिन वो कॉलेज नहीं जाती और न ही मानसी का फोन उठाती है। तो एक दिन अचानक मानसी दोपहर को उसके घर आ जाती है और अंजलि और उसकी माँ की बात सुन लेती है। देखा माँ, मानसी मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अभी अभी उसकी 3 कॉल आ गई है। तो उसका फोन मत उठा, उसे खुद आने दे और उसके सामने इस तरह एक्टिंग करना जैसे कि तू बहुत बीमार है और हमें पैसे की जरूरत है। जितना खर्चा हम शादी में कराए हैं वो सब अब मानसी से ही ले लेंगे। माँ, तुम भी कमाल करती हो, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तभी बाहर खड़ी हुई मानसी दरवाजा बजाती है। अंजलि की माँ दरवाजा खोलती है तो अंजलि फट से बिस्तर में लेटकर बीमार होने का बहाना करने लगती है। तुम्हें क्या हुआ अंजलि? तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। तुम मानसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारा फोन उठा सकूं। मौसी के यहाँ से आकर अचानक ही तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर को दिखाया है लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अच्छे डॉक्टर को दिखा, पैसे की चिंता मत कर। बता कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 50-60 हजार रुपए। तभी मानसी बाहर खड़े हुए अपने ड्राइवर को बुलाकर उसे पैसे निकाल कर लाने के लिए कहती है। और जब पैसे आ जाते हैं तो वो अंजलि के हाथ पर रखकर कहती है, एक बात बताओ अंजलि, मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझा। मैंने बचपन से बहुत अमीर अमीर दोस्त देखे, लेकिन मुझे उनमें अपनापन दिखाई नहीं देता था। हाँ, ये बात तो तुम मुझसे हमेशा कहती हो, पर आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अंजलि कि तुम मुझे सिर्फ एक अमीर लड़की मानती हो। न तो मुझे अपना दोस्त मानती हो, न अपनी बहन मानती हो। तुम्हें लगता है कि मानसी बस अमीर लड़की है, इसलिए तुम मेरे से जुड़ी हो। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने तुमसे दोस्ती की, यहाँ आने से पहले मैंने दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी और माँ की बात सुन ली थी। तुम ये नाटक ना भी करती और मुझसे सीधे पैसे मांग लेती, तभी मैं मना नहीं करती। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती थी। मैंने तो थोड़े दिनों में तुम्हारे लिए कुछ और भी सोच रखा था, लेकिन तुम्हारे लालचीपन ने तुम्हें मेरी नजरों से गिरा दिया। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। ये कहकर मानसी वहां से रोते हुए निकल जाती है। मानसी की बातें सुनकर अंजलि और उसकी माँ, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं अंजलि, मैंने ही तुम्हें गलत शिक्षा दी, ये सारा कसूर मेरा है। मैं मानसी से जाकर माफी मांग लूंगी। और अंजलि, उसे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, बस वो रोई जा रही थी। उसके बाद मानसी ने कॉलेज छोड़ दिया, वो पढ़ाई करने विदेश चली गई। अंजलि ने उसे बहुत फोन किए, लेकिन उसने कभी फिर अंजलि का फोन नहीं उठाया।
हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी गलती और अपनी लालच से अपनी इतनी अच्छी सहेली को खो दिया। वो जहाँ कहीं भी हो उसे हमेशा खुश रखना। इस तरह दो अमीर गरीब सहेलियां हमेशा के लिए जुदा हो गईं। कलावती एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कलावती और उसके 2 बच्चे कालीपुर नाम के गांव में रहते थे। कलावती का पति एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था और बेचारी कलावती को इस दुनिया में छोड़कर चला गया था। उसके सास ससुर भी गुजर चुके थे। कलावती ने शादी के बाद से ही बहुत दुख देखे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया था। वो लोगों के घर में काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रही थी जो वो चाहती थी कि वो उन्हें दे। एक बार की बात है, कलावती अपने बच्चों को लेकर बाजार गई तो बाजार में उसके बेटे को एक बाजा पसंद आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे वो बाजा दिला दो ना, देखो ना सब बच्चे ले रहे हैं, मुझे भी दिला दो ना। कलावती दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, भैया ये बाजा कितने का है? वो दुकान वाला उसे बाजे की कीमत बताता है, पर कलावती के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तो वो दुकान वाले को कहती है, ठीक ठीक लगा लो भैया, बच्चा जिद कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकूं। दुकान वाला गुस्सा हो जाता है और कलावती को डांटने लगता है, चल भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। पैसे नहीं है तो क्या फ्री में दे दूं ये खिलौना तेरे बच्चे को? कलावती के बच्चे ये देख रहे थे। उसकी बेटी जिसका नाम गुड़िया था वो थोड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ से कहती है, मामा चलो यहाँ से, राजू को नहीं चाहिए ये खिलौना। फिर वो दुकान वाले से कहती है, भैया थोड़ा ढंग से तो बात करो मेरी माँ से, अगर पैसे नहीं है तो क्या इस तरह से बात करते हैं? और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी माँ सोचती है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं भी कितनी मजबूर हूँ, एक छोटा सा खिलौना भी अपने बच्चों को नहीं दिला सकती। और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। कलावती की बेटी अपनी माँ के लिए पानी लाती है और कहती है, मामा आज से हम तेरे साथ बाजार नहीं जाएंगे। लेकिन बेटी क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ वो बात ये है कि बाजार में इतनी सारी चीजें देखकर हमारा मन ललचा जाता है, फिर तुझे उन चीजों को खरीदने के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कितनी समझदार है मेरी बेटी। फिर वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अगले दिन राजू उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं और वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बेटा तू तो हमारी हालत जानता है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम लोगों को स्कूल भेज सकूं। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। राजू रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ बाहर जाते जाते ये सब सुन रही थी, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर काम पर चली जाती है। वो एक घर में काम कर रही थी, तभी उसे ख्याल आता है, आज तो घर पर बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने मालिक से कहती है, साहब थोड़े से पैसे चाहिए, वो घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्यों कलावती, अभी तो तुझे काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी से पैसे मांगना शुरू कर दिया तूने? तुम लोगों की यही दिक्कत है। साहब बहुत जरूरत है पैसे की, अगर हो सके तो दे दो, वरना आज मेरे बच्चों को भूखे ही सोना पड़ेगा। मालिक को दया आ जाती है और वो कलावती को कुछ पैसे दे देते हैं। कलावती तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? साहब हम गरीबों के बच्चे भी क्या स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो बेचारे घर पर ही रहकर घर के काम करते हैं अभी। देखो कलावती, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की भी अच्छे से जिंदगी चले तो तुमको उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन साहब मुझ गरीब के पास तो खाने के ही पैसे नहीं हैं,
तो मैं उनको पढ़ाऊंगी कैसे? देखो कलावती, मेरा एक दोस्त सरकारी स्कूल में अध्यापक है। वो वहां पर पढ़ाता है। मैं उससे बात कर लूंगा। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होते। क्या आप सच बोल रहे हैं साहब? क्या मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं? हाँ, तुम कल ही अपने बच्चों को लेकर उससे मिल लेना। कलावती बहुत खुश थी। एक तो उसको पैसे मिल गए थे और दूसरा उसको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिल रहा था। और जल्दी से काम खत्म करके घर पहुंच जाती है। घर जाकर देखती है कि राजू ने रो रो कर अपने आप को बुखार चढ़ा लिया था। वो चारपाई पर लेटा हुआ था। कलावती उसके पास जाती है और कहती है, आज मेरे राजा बेटा, क्यों तुम खेलने नहीं गए? क्या बात है, नाराज हो अभी तक? मेरा बेटा भी अब स्कूल जाएगा। और फिर जैसे ही उसे छूती है तो देखती है कि उसे तो तेज बुखार है। वो घबरा जाती है। वो जल्दी से गुड़िया को आवाज देती है और पैसे निकाल कर कहती है, ले बेटी, जल्दी से दवा ले आ। गुड़िया दवाई लेने चली जाती है। हे भगवान, एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं और दूसरी पहले आ जाती है। क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही चलेगी उम्र भर? तभी गुड़िया दवा लेकर वापस आ जाती है और राजू को दवाई पिला देती है। राजू सो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर वो रसोई में जाती है और खाना बनाने का नाटक करने लगती है। बाहर से उसका बेटा आवाज लगा रहा था, माँ खाना दो ना जल्दी से, इतनी देर हो गई तुम्हें रसोई में गए हुए और अभी तक कुछ नहीं बना। बेचारी मजबूर माँ क्या करती? वो तो उससे दोबारा सोने का इंतजार कर रही थी कि कब वो सो जाए, क्योंकि रसोई में तो कुछ भी खाने को नहीं था जो वो उसे दे सकती। इतने में गुड़िया रसोई में आती है और देखती है कि उसकी माँ तो खाली बर्तन को देख रही है और खाली बर्तन में ही खाना बनाने का नाटक कर रही थी। तभी गुड़िया कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बर्तन में तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या पका रही हो? कलावती गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, क्या करूं बेटी, घर में कुछ भी नहीं पकाने के लिए। क्या दूं तेरे भाई को? जो कुछ पैसे लाई थी वो तो उसकी दवाई में लग गए। माँ तो चिंता मत कर, मैं भी कुछ लाती हूँ बाहर से। और फिर कुछ देर बाद गुड़िया कुछ फल लेकर आती है और राजू को देती है। राजू फल खाता है और फिर सो जाता है। कलावती गुड़िया से पूछती है कि वो फल कहाँ से लाई। तो गुड़िया कहती है, माँ, वो आज जब घर पर खाली बैठी हुई थी ना, तभी जो सामने फल वाला है उसका सामान आया था ट्रक में, लेकिन उसको सामान उतारने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसके सारे फल उतरवा दिए थे। तो वो मुझे बदले में पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि जब मेरी माँ आएगी तो मैं उनसे पूछ कर ही पैसे लूंगी। माँ गुड़िया को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुझ जैसी बेटी भगवान सबको दे। और फिर गुड़िया कहती है, तुझ जैसी माँ भी भगवान सबको दे, जो कि अपने बच्चों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करती है। दूसरे दिन सुबह जब कलावती राजू को देखती है तो उसका बुखार उतर चुका था। वो अपने बच्चों को बोलती है, चलो राजू और गुड़िया, तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज से तुम दोनों स्कूल जाओगे। क्या तुम सच बोल रहे हो माँ? हाँ बेटा, और तेरे साथ साथ तेरी दीदी भी स्कूल जाएगी। फिर कलावती अपने बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल में जाकर उन मास्टर जी से मिलती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और यहाँ से कलावती के जीवन में एक नया मोड़ आता है। अब राजू और गुड़िया दोनों स्कूल जाने लगे थे और भगवान के आशीर्वाद से दोनों ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकल गए, जिस वजह से उनको स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिल रही थी और कुछ सरकारी स्कीमों के तहत उनको स्कूल से कुछ पैसा भी मिलने लगा। माँ, ये देखो, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। माँ, इधर भी देखो, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे इतने काबिल हैं, वरना मुझे तो इस जिंदगी में बस अंधकार के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। और हाँ माँ, मास्टर जी ने तुम्हें कल स्कूल बुलाया है।
मुझे स्कूल बुलाया है, लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? माँ, वो आपको अपने स्कूल में नौकरी देने की बात कर रहे थे। वो जो स्कूल में पानी पिलाने वाली आंटी है ना, वो अब नहीं आ रही हैं, तो आपको उनकी जगह काम करने को बुला रहे हैं। इस तरह कलावती को भी उसी स्कूल में नौकरी मिल जाती है। अब कलावती सुबह अपने बच्चों के साथ स्कूल जाती थी और फिर दोपहर को उनके साथ ही स्कूल से वापस घर आ जाती थी। इस तरह एक मजबूर माँ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उनको खाने के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। स्कूल की तनख्वाह से ही उनका जीवन अच्छे से चलने लगा था।